2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्रैश कोर्स का ये है लेक्चर नंबर 3। क्या है बच्चों? ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। क्रैश कोर्स के अंदर ये पहले चैप्टर की मैं टोटल 4 क्लासेस लूंगा। 5वीं क्लास आपके ऑब्जेक्टिव की होगी। जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं वे सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है जो संभवतः प्रश्न बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात आप लोगों ने देखी होगी, मेरी आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि व्यस्तता इतनी ज्यादा है, सभी क्लासेस क्योंकि प्रॉपर चल ही रही हैं, सेंटअप एग्जाम को लेकर के चल रही थी। तो सेंटअप एग्जाम जब हुआ तो मैंने देखा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कुछ आया जिसका लेवल न्यूमेरिकल से जोड़ करके था। ठीक है, अर्थात न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में रखा, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में रखा, जहां से ये अब आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। हालांकि 6 में 3 प्रश्न बनाने थे जिसमें बोहर का परमाणु मॉडल वगैरह आपके लिए बहुत आसान रहा। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण था, अगर आप उसको हल कर सकते थे तो वो ऐसे करके आपको 3 प्रश्न बनाने थे, तो वो आपसे बन गए होंगे निश्चित रूप से, उम्मीद है। लेकिन प्यारे बच्चों, हर बार ऐसा, ये तो सेंटअप एग्जाम था, सेंटअप एग्जाम के प्रश्न मैंने देखे हैं कि आपके बोर्ड प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भले पूछ लिया जाए लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न संभवतः नहीं रखे जाएंगे एक भी। अर्थात अब जो बचे चैप्टर हैं उनमें भी बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंस से संबंधित था, फोकस दूरी से संबंधित, जिनको हमें समझना था। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न जो आएगा वो आपका न्यूमेरिकल का भी हो सकता है, इस बात को मन में बिठा लेना। बात रही लघु उत्तरी प्रश्नों की, तो जो मैंने चर्चा की थी आपसे वो लगभग आए थे, सारे प्रश्न आपके पढ़ाए हुए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक क्लास में आएंगे हम बता देंगे कि यही प्रश्न आएंगे, और ऐसा करना अच्छा भी नहीं था। बहुत सारे जगहों पर गलत किया गया। भैया प्रश्न पत्र आया, सभी के पास आ जाता है, लेकिन उसको गलत तरीके से अगर करा दिया जाएगा तो फिर बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाएगा। उनका बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्या होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास अगर जब भी सेंटअप एग्जाम देने जाएं, अगर पहले पेपर आए तो कृपया करके उन प्रश्नों को हल ना करें, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं, सेंटअप परीक्षा है। इसमें आप कितना भी बेहतरीन प्रदर्शन कर लीजिए, इससे कोई बोर्ड परीक्षा में लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ करके गए तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका मनोबल बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा कि भाई लाओ इस सेंटअप एग्जाम की परीक्षा के लिए हम तैयारी कोई कर लें। अगर ऐसा आप करोगे तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। उम्मीद है आप बिल्कुल सकारात्मक वे में मेरी बातों को समझ रहे होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात आती है बुक की। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्रैश कोर्स की बुक, प्यारे बच्चों, छापने के लिए जो पब्लिकेशन होते हैं उनसे बात की गई है। अब पब्लिकेशन वाला ही, जैसे आपका क्रैश कोर्स जो है 300 रुपीज में है, मात्र 299 इतने रुपीस में, और उसको कम करके थोड़ा सा 10-20 रुपए के और रियायत आप लोगों को दी गई थी, 279 में भी लेकर के आया गया था। अब आप ये मानिए कि अगर इतने रुपए तक ही या थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर बुक का प्राइस हो तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन टारगेट बोर्ड हमेशा से आपके हित में काम करते हुए आया है। बहुत लोग जब कोई ऊंचाई पर जा रहा होता है तो बहुत लोग गिराने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन टारगेट बोर्ड कभी पीछे नहीं हटा है। टारगेट बोर्ड में प्रिंस सर ने जब बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने बात की तो यही निष्कर्ष निकला कि जो किताब है ना वो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा महंगी जा रही है। मतलब जितना का मेरा क्रैश कोर्स नहीं है टारगेट बोर्ड का, उतने से अधिक बच्चों का बुक हुआ जा रहा है। इसलिए प्रिंस सर ने फैसला लिया कि अभी हम और जगहों पर पब्लिकेशन पर बात करेंगे, जहां पर ठीक ठाक सुविधा मिल पाएगी तो बुक पर काम किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में बुक का हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, बच्चों को कंटेंट उसका हम प्रोवाइड कराएंगे किसी भी तरह से, ठीक है, क्योंकि वो तो सभी टीचर्स की मेहनत से उसे बना लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, बुक लेट हो रही है, इसमें आप लोगों का नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखा गया, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक परचेस कर लिए हैं। ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिकेशन के आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक परचेस कर लिए हैं, जिसकी वजह से अगर अब आप क्रैश कोर्स का भी बुक खरीदेंगे तो हम नहीं चाहते कि अनसेसरी आपका पैसा जाए। आपको
क्रैश कोर्स का भी कंटेंट दिया जाएगा, लेकिन सबसे सस्ती बुक अगर हम निकाल सके तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। हम नहीं चाहते कि आपके बुक का रेट अभी तो मतलब जहां जहां भी बात की गई 550 मतलब 550, किसी से बहुत निवेदन किया गया था, कार ले करके मार्केट में इतना घूमा गया कि ये बताना मुश्किल है। एक एक दिन पूरा इस पे मेहनत की गई, लेकिन कोई भी पब्लिकेशन वाला, एक लोग आए 480। अब सोचिए अगर इतनी महंगी, और उसमें अभी शिपिंग चार्ज नहीं है, वो तो पब्लिकेशन वाले मांग रहे हैं। अगर इसमें हम यहाँ का जब आपके पास भेजी जाएगी बुक, उसका शिपिंग चार्ज 40 रुपीज जोड़ दिया जाएगा, एक भी रुपए संस्थान के लिए नहीं रहे, सिर्फ व्यवस्थाओं में चला जाए, तब भी 520 या 530 रुपए चला जा रहा है, जो कि बुक का कॉस्ट बहुत महंगा पड़ा जा रहा है। अर्थात पेजेस की संख्या जो है वो ज्यादा हुई जा रही है। संभवतः विचार किया जाएगा इस पर। प्रिंस सर जो इस पर हल निकालेंगे आप लोगों के लिए, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन याद रखना कि कंटेंट आपको क्रैश कोर्स का जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा बुक का, वो चाहे जैसे हो, आपके हित में ही काम किया जाएगा। बस कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए। अगर पब्लिकेशन से अच्छे से बात हो जाती भाई, तो आपका बुक भी आएगा। अगर पब्लिकेशन वाले नहीं मान रहे इस स्तर में, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन से आपके पास तक क्रैश कोर्स का कंटेंट पहुंचाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी टारगेट बोर्ड की है। बात समझ गए? इसकी जिम्मेदारी टारगेट बोर्ड की है। उम्मीद है बातें समझ गए होंगे। समय प्यारे बच्चों कम है, क्योंकि आगे आपका क्रैश कोर्स का पूरा आज डेरिवेशन है। आज डेरिवेशन है, समझ गए? सर न्यूमेरिकल बना लिए थे, लाजवाब। किरचॉफ के नियम से भी प्रश्न आए थे ना। चलो वेरी गुड। चलें तो नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। अभी तक हम लोगों ने जो बातें की सभी को पता है। जो पर्टिकुलर अभी प्रेजेंट टाइम में पिछले लेक्चर में बात की गई थी क्लास 2 में, क्लास 2 में क्या बात किया गया था तो आप सभी को पता है। छापो सुल्तानो आ जाओ अपने रूप में। विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की गई थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की गई थी, सभी को इसके बारे में पता है जी गुरु जी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू हमने बताई थी कि E बराबर F अपान में Q, ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा? जहां पर हम जब धन परीक्षण आवेश छोड़ते हैं तो वो जिस दिशा में गति करता है धन परीक्षण आवेश, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। सभी को ये कन्फर्म है। मैंने ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर प्लस क्यू आवेश है तो इससे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं या वैद्युत बल रेखाएं कह लो, वो बाहर की ओर बनती हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर किधर होगी? धन आवेश से बाहर की ओर। अगर यहीं पर कोई ऋण आवेश होता तो आप कहते कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, क्योंकि इसमें धन परीक्षण आवेश जो है वो विद्युत आवेश ऋण आवेश की ओर खिंच जाता है, उसकी ओर गति करता है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर होती है, ऋणावेश से ऋणावेश के भीतर की ओर होती है। ये चीजें कंफर्म थी आप सभी को। यहां से मात्रक भी बताया था न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि सॉरी न्यूटन प्रति मीटर बोल रहे हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम। अच्छा एक चीज मैंने और बताई थी, कहा था विभव से रिलेटेड भी इसका मात्रक हो सकता है, बताया था कि नहीं? हमने कहा था विभव से रिलेटेड मात्रक आपको बताऊंगा विभव वाले चैप्टर में, लेकिन अभी याद रख लेना वोल्ट प्रति मीटर, इससे संबंधित आपके इसमें सेंटअप एग्जाम में प्रश्न भी आया था, इस मात्रक से संबंधित आया था ना, समझ गए? क्लियर? तो प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कौन सा प्रश्न बनता है तो याद रखना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर सकते हो। पहला चैप्टर आप अगर पढ़ना चाहो तो टारगेट बोर्ड 12th पे पूरा का पूरा मैंने पहला चैप्टर
फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया गया था, जो कि आपको एप्लीकेशन उसमें मिल जाएगा पूरा, और उस चैप्टर से आप वो सभी निरक्षी स्थिति पर, किसी भी बिंदु पर और अच्छी स्थिति में सभी पढ़ सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा आने की संभावना है इस वर्ष, क्योंकि लास्ट ईयर किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आया था, इस बार संभवतः प्रश्न है आने की कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। इस प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, इस प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा है। समझ गए? चलिए, तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकल बिंदु आवेश के कारण हो तो क्या होगा सूत्र? ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ये थ्योरी में पढ़ना है, तभी आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में या किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने आएगा। समझे कि नहीं? हाँ, क्लियर? चलो देखो, आइए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न तो इसका आपसे पूछा जाएगा कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग लिख लेते हैं कि एकल बिंदु आवेश, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये जब आपको आएगा तभी विद्युत द्विध्रुव के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाओगे। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझे कि नहीं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये पूरा लिख सकते हो अगर लिखना हो आपको इंग्लिश में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, at a point due to a point mass, point charge। ठीक है, ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब एकल बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो बाबू मान लो कि ये कोई एकल बिंदु आवेश है, ये क्या है? एकल बिंदु आवेश Q है जो किसी बिंदु O पर रखा हुआ है। इससे R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। भैया आवेश रखा है तो इसके चारों ओर क्या होगा? अपना एक क्षेत्र होगा। तो आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यस और नो? आप कहोगे यस गुरुजी। हम कहते हैं इसके चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र। उसी विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु P लिया है जिसकी दूरी आवेश से है R, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। मतलब इस जगह पर आपको E का मान बताना है। E का मान बताना है। हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F अपान में Q नॉट। Q नॉट बोलो या Q बोलो, जो भी आवेश रखा जाएगा। यहां तो हमें पता नहीं, यहां पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो हमें किसी ना किसी आवेश को ला करके यहां रखना होगा ना। वही तो अनुभव करेगा कि भैया कितना आवेश है, तुम कितने बलशाली हो, इस बिंदु पर आपकी पावर कितनी है, इस आवेश की बिंदु P पर कितनी औकात है, इसका पता लगाने के लिए कोई ना कोई आवेश तो आएगा। और उसके लिए यहां आएगा, प्रयोग करने का विषय है धन परीक्षण आवेश, आवारा आवेश जिसे हम लोग बोलते हैं Q नॉट को लेकर के आएंगे। ये अनुभव करेगा कि आपका यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है।
क्योंकि ये अनुभव करेगा यहाँ के बल की। तो यहाँ पर E बराबर F अपान क्यू नॉट तभी तो होता है। तो लगने वाला इन दोनों के बीच जो बल होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आइए तो इसको हम लोग सही से हल कर लेते हैं ना। पहले माना फलाना ढमाका लिख लेंगे। उत्तर जब भी कभी लिखेंगे तो भाषा जरूर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि सिर्फ हल करोगे, या न्यूमेरिकल नहीं है कि सिर्फ लिखने वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखोगे, बल्कि भाषा भी लिखनी पड़ेगी, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। क्या लिखना है कि माना एक Q कूलाम का आवेश, Q कूलाम का आवेश, Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है, O पर रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आया? तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आना चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान में Q नॉट। तो यहां पर हमें दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाल लेना है ना। तो यहां पर पहले F का मान मिल जाए तो वैल्यू हल हो जाएगी। यहां पर लिख दो आवेश, आवेश स्मॉल q तथा Q नॉट के बीच कार्यरत वैद्युत बल, के बीच कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल बताओ कितना होगा? कौन बता सकता है? अरे तुम ही से पूछ रहे हैं, अपने अंदर के आत्मा से पूछो कि हम ही से पूछा जा रहा है। एफ ही वैद्युत बल का मान क्या होगा? दोनों आवेशों का गुणनफल। और इसको हम थोड़ा सा शार्ट में लिख दें। स्मॉल के की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो मैं के लिख रहा हूं क्योंकि बार बार लिखने में क्या होता है ना कि टाइम लगता है। नहीं मान रहे हो? तुम कह रहे हो सर वही लिखो, अब जान लो। लेकिन स्मॉल के को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जरूरत पड़ने पर कैपिटल के भी लिखते हैं, अगर कोई माध्यम का परावैद्युतांक वायु के अलावा है। दोनों आवेशों का गुणनफल Q और Q नॉट। भाई एक आवेश है Q, दूसरा है Q नॉट, बटे में इनके बीच की दूरी कितनी? R। तो वैद्युत बल का तो कूलाम के नियम से सूत्र पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है। अब हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, अतः तब E बराबर बताओ क्या होगा? E बराबर होगा F अपान में Q नॉट। तो F की वैल्यू पूरी ऊपर लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R स्क्वायर। कैपिटल के है तो लिख दो, कोई बात नहीं। बटे में ये Q नॉट है तो Q नॉट लिख देंगे। अब आगे देखेंगे क्या क्या कट रहा है बाबू। Q नॉट से Q नॉट बोले तो साफ हो गया। यहां से E बराबर आया, यहां से E बराबर आपके लिए बाबू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के और इनटू में Q अपान में R स्क्वायर, Q अपान में R स्क्वायर। इतने न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो जाएगा, जिसे आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इसकी जरूरत विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वहां पर पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो तो बिना देरी की आगे बढ़ें। अब ये समझ में आ गया होगा, एक बार से ज्यादा समझाने का मुझे जरूरत नहीं है। एक ही बार में मैं इतने व्यवस्थित तरीके से आपको सूत्र लिख करके समझा रहा हूं कि पुनः समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आप क्रैश कोर्स कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो एक तरह से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, है आपके सामने कि विद्युत क्षेत्र क्या है। द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये प्यारे बच्चों आपका प्रश्न दिया गया है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। बाबू ध्यान से देख लीजिए फिर से। विद्युत क्षेत्र क्या है? द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। आप जान लीजिए, आपको एग्जाम में 3 घंटे का समय आपको प्रश्न हल करने के लिए मिलता है और 15 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए उन 15 मिनट का बहुत ही इस्तेमाल करना सही से। भैया प्रश्न को पढ़ना, क्या पूछ रहा है तब हल करना शुरू करना। अब यहां पर बाबू देखो, आपसे पूछ रहा है, पहला तो यही है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। अब इसे यहां पर बताने की जरूरत नहीं, आप लिख ले जाओगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। बोलो, आप इसका उत्तर खुद लिख ले जाओगे आंसर में। अगर विद्युत क्षेत्र की बात होगी तो मेरे विद्यार्थी जी, आप लोगों से बेहतर कौन लिखेगा? आप लोगों से बेहतर कौन लिखेगा? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? यस गुरुदेव, हमसे बेहतर कोई नहीं लिख के आएगा। एग्जाम में इस बात का वादा रहा आपसे, हमसे बेहतर कोई नहीं लिख करके आएगा। क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इतनी बात को आपको लिखना होगा बाबू, इतनी बात को आपको लिखना होगा, क्योंकि ये परिभाषा मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्रैश कोर्स के दौरान ही बता चुका हूं। तो इसलिए मैं यहां पर समय व्यतीत नहीं करना चाहता, सिर्फ आगे बात करना चाहता हूं। अब प्रश्न आगे बढ़े कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, तो पहले विद्युत क्षेत्र लिख करके आप हेडिंग पे पूरा उत्तर लिखोगे, स्पष्ट रूप से सुन लो सीरियस होकर के। इसके बाद हम अब हेडिंग डालेंगे, एक नई हेडिंग लिखेंगे, नई हेडिंग लिखेंगे इसी प्रश्न उत्तर में। कोई भी प्रश्न संख्या हो सकती है, तो इसके उत्तर में पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर या फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, सीधे ये शब्द यूज करो, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चा पार्टी एक बात ध्यान देंगे, हेडिंग बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी हेडिंग है, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखिएगा तो बिल्कुल सावधानी से लिखिएगा, ठीक है? चलो उम्मीद है समझ गए होंगे हेडिंग। चलो अब इसमें लिखना भी है और इसको अच्छे से समझना भी है। सर लैंग्वेज हम लिख लेंगे, लैंग्वेज आप तो बाबू लिख ही लोगे, हमें पता है आप लिख लोगे, आप तो लिख ही लोगे, आप लिख लोगे लैंग्वेज। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिखने में दिक्कत करते हैं। अब बात ये, जब अगर आपके गुरुजी लिख रहे हैं और अभी तक पढ़ाते पढ़ाते लगभग 5 से 6 बार इसकी हमने लैंग्वेज लिखी होगी, तो आपकी भी जिम्मेवारी ये बनती है कि आपको भी इसकी लैंग्वेज इसी वर्ष के लिए आप 3 से 4 बार 5 बार तो लिख ही डालो। तो आज हमारे साथ फिर से लिखो, अगर आप लिख सकते हो तो मेरे साथ फिर से लैंग्वेज लिखना। मैंने अपने जीवन में पिछले
कई वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, तो 40-45 बार 50 बार तो लिखी डाली होगी लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है, आपको भी लिखना है। समझ में आया? चलो, तो इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए पहले चित्र बनाओ, पहले फिगर बनाओगे। फिगर में चलो हमारे साथ में फिगर भी बना लीजिए आप लोग। ये कोई भी द्विध्रुव है। ओके सर, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अच्छे से चित्र ना बना तो बेकार है। ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है जिसका नाम है ए बी। ये कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। इनके बीच की दूरी जो टोटल है वो है 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव की कितनी होती है? 2l होती है। इन्होंने कहा अच्छी स्थिति। अब अच्छी स्थिति क्या होती है बच्चों, आप लोग बता सकते हो? अच्छी स्थिति होती है इन द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चाहे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, वही होती है अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर आप निकाल सकते हो। अच्छी स्थिति के लिए किसी भी बिंदु पर, चाहे इस तरफ बढ़ाओ रेखा चाहे इस तरफ बढ़ाओ। अगर हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, हम इसी तरफ बढ़ा लेते हैं। तो चलिए इस तरफ हम इसको रख करके अच्छी स्थिति पर। अरे सर अच्छी स्थिति में, लेकिन कहां से? अच्छी स्थिति में अगर हम गणना करेंगे गुरुजी तो कहां से करेंगे? अब अच्छी स्थिति में ये बिंदु मान तो लिया कि अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है P जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है द्विध्रुव के कारण, लेकिन अच्छी स्थिति में इसकी गणना कहां से करेंगे? अच्छा सोचिए कि आप जिस जगह पे खड़े हो, आपका घर बहुत बड़ा है, विशालकाय है, ठीक है। आपके घर से कहा जाए सामने रोड कितनी है, तो आप पीछे वाली दीवार से बताओगे कि आगे वाले दरवाजे से बताओगे? गलत है। अगर दोनों जगह से बता रहे हो तो दोनों ही स्थितियों में आप गलत हैं। आप अपने घर के आंगन से बिल्कुल मध्य बिंदु से बताओगे कि हमारे घर से मेन वाली सड़क कितनी दूर है, 100 मीटर की 50 मीटर। पीछे वाली दीवार से बताओगे तो भी गलत, आगे वाली दीवार से बता रहे हो तो भी गलत। इस वजह से इसके मध्य बिंदु O से हम लोग गणना करेंगे। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? तो स्मॉल r दूरी पर बाबू। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई ये बिंदु P है। मान लिए कि ये कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यही भाषा पूरी यहां पर लिखनी भी है। क्या उत्तर में हेडिंग तो पड़ी हुई है, माना एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव AB है, विद्युत द्विध्रुव AB है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा यहां से बस ठीक है। किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की O से R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्ञात करनी है? तो अच्छी स्थिति में ज्ञात करनी। ये भी शब्द का उल्लेख जिक्र जरूर कर दो कि अच्छी स्थिति में ज्ञात करनी है। अच्छी स्थिति में ज्ञात करनी है। हो गया। ये इतनी लैंग्वेज आप अगर लिख दोगे तो पर्याप्त है।
पर्याप्त है नहीं, सारी बातें हो गई कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात करनी है। बहुत स्पष्ट लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब हम लोग गणना करना शुरू करते हैं। अब यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो दोनों आवेश हुए कि नहीं आपके पास, एक प्लस Q एक माइनस Q, ये माइनस Q ये प्लस Q। तो इन दोनों के कारण बारी बारी से हम P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, फिर उसको जोड़ दें, अच्छा रहेगा। यही सबसे अच्छा तरीका है। एक बार जोड़ दें और एक बार मतलब एक बार इससे माइनस Q से निकाल लें, एक बार प्लस Q से निकाल लें, फिर जोड़ दें। यही अच्छा तरीका है। चलो निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। अगर हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे तो उसके लिए हम लैंग्वेज लिख देंगे थोड़ी सी। क्या लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण निकालना है। अब ध्यान देना, आपकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है। सर क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप ही बताइए जो कुछ करना है। अगर Q के कारण बिंदु P पर निकालना है, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो आपको पता हो गया सूत्र कि E बराबर KQ अपान में R²। सर के मतलब नहीं पता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K की वैल्यू वायु के लिए 1 होती है, बताए थे। Q अपान में R² फिर लिख दो। मतलब ये जो स्मॉल के हम बार बार लिखेंगे अगर प्रश्न में, अभी डेरिवेशन में, तो इसका पूरा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K होगा, याद रखना। यहां पर बाबू आपको बताना है कि अगर प्लस Q के कारण हमें बिंदु P पर चाहिए, तो देखो R जरूरत है और Q तो ये तो है, ये ही हिसाब है इसके कारण बिंदु P पर, तो दूरी चाहिए। प्लस Q के कारण कितनी दूरी? अगर ये सोच रहे हो कि आप स्मॉल r ये लिख दोगे तो गलत बात है, ये मध्य बिंदु से है। तो देखो इसका हल भी देखो, समझो प्यारे बच्चों। अगर ये टोटल दूरी AB के बीच की 2L है, तो आधी आधी दूरी क्या होगी? L और L होगी ना। अगर ये टोटल दूरी R है, तो इतनी दूरी कैसे मिलेगी कि इतनी दूरी हम घटा दें? अरे भैया टोटल R में इतनी दूरी घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। अर्थात यहां से अगर बाबू हम दूरी देखेंगे तो ये R माइनस L होगी, R माइनस L। बिंदु P के बीच की दूरी जो होगी वो R माइनस L होगी। एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। R में मध्य बिंदु से कितनी P के बीच की दूरी R, इतने में इतना घटा दें तो ये इतना मिल जाएगा। क्लियर है? दिल दिमाग में घुस गया, बैठ गया, है ना। चलो तो अब ये दूरी भी पता है और यहां पर हम लोग सूत्र लिखते हैं कि वैल्यू हो जाएगी। अच्छा ये किस बिंदु पर है? प्लस Q P बिंदु पर है, तो EB लिख दीजिए सफिक्स में। EB बराबर KQ अपान में, ये सदिश राशि याद रखना, तो वेक्टर भी लगा दो, दिशा भी ज्ञात करना जरूरी होगा। ये EB Q अपान में बीच की दूरी कितनी? R माइनस L मिला, R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा बताओ इसकी दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। दिशा देखो, ये प्लस का Q है, यहां भी अगर दिशा हमें बताना है तो Q0 को रखना है। Q0 जिस दिशा में चलेगा वही दिशा होगी। Q0 अगर रखेंगे तो ये भी धन होता है, ये भी धन है। धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बोला जाता है लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल टू ईच अदर। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अगर समान प्रकृति के आवेश हैं। प्लस प्लस दोनों रिपेल करेंगे, माइनस माइनस अगर होगा तब भी रिपेल करेंगे। अगर विपरीत होगा, एक प्लस दूजा माइनस, तो फिर आकर्षण होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण होगा। अर्थात विद्यार्थी जी यहां पर हम कहेंगे कि इस दिशा में प्रतिकर्षण होगा।
ये दूर हटेंगे ना, ये प्लस वाला इसको ढकेलेगा भैया, तुम हटो दूर, तो ये P से बाहर की ओर जाएगा। मतलब अगर हम B और P लिखें तो B P से मतलब B से किधर जाएगा, बाहर की ओर, नजदीक नहीं आएगा। P से B P दोनों से ही बाहर की ओर जाएगा ये Q0। तो ये हो गई किसकी दिशा, E B की डायरेक्शन हो गई, E B की डायरेक्शन, जो कि लिख सकते हैं B P इस दिशा में, यहां पे लिख देंगे B P, ऊपर एरो बना देंगे, हो गया। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण लिख दीजिए, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ठीक काम वो भी यहीं करो। यहां पर अब ये माइनस क्यू किस बिंदु पर है, आप कहोगे सर ए बिंदु पर है, वेक्टर जरूर लगा दो क्योंकि दिशा बतानी ही पड़ेगी बराबर। आओ निकालते हैं। अगर इस माइनस क्यू के कारण अब बिंदु P पर बताना है, बिंदु P कितना दूर है, टोटल दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी, तो यहां से देखो, यहां से वहां तक की डिस्टेंस बताओ। आप कहोगे गुरुजी ये डिस्टेंस मध्य बिंदु से R है, इतनी में अगर हम ये छोटी वाली दूरी L जोड़ दें तो R प्लस L हो जाएगा, अर्थात ये डिस्टेंस बाबू हो जाएगी R प्लस L, R प्लस L। समझ में आया, R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगी। जी गुरुजी, बात आपकी बात से हम सहमत हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं, R प्लस L दूरी हो जाएगी। लेकिन गुरुजी इसका विद्युत क्षेत्र, चलो ठीक है R प्लस L हो जाएगा, मान गए, दिशा भी बताओ, इसी वक्त दिशा बताओ। ये Q0 पॉजिटिव, ये माइनस Q निगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात Q0 किधर चलेगा, A की ओर आएगा, बिंदु A की ओर खींचेगा, तो ये खींचेगा इस दिशा में, ये खींचेगा इस दिशा में, ठीक है, ये इस दिशा में खींचेगा, कौन, Q0। ये किसकी दिशा हुई, E A की डायरेक्शन हुई। अच्छा सर ए की लाइन छोटी, EB की लाइन छोटी, कोई बताता नहीं है। बड़ी से बड़ी बुक में देखोगे जो बहुत ऑथराइज्ड बुक होगी, थोड़ा सा लोकल बुक में अगर देखोगे तो आपको शायद कंटेंट ना मिले, लेकिन कोई अच्छी रेफरेंस बुक आपके पास होगी किसी अन्य प्रकाशन की, पब्लिकेशन की, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, उनमें से कोई बहुत बढ़िया राइटर की अगर आप बुक देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक बड़ी लाइन विद्युत क्षेत्र की रहती है और एक छोटी लाइन रहती है। इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब भी समझना, क्योंकि जो ये वेक्टर है, कोई भी सदिश राशि होती है, आपने हम बार बार बोल रहे हैं ना विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। सदिश और अदिश राशियां आपको पता होंगी, तो सदिश राशि जो है इसका मतलब वो जो ये वेक्टर दिखाया जा रहा है वो उसका परिमाण बताता है। याद रखना, अगर किसी के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा हुआ है मतलब वो परिमाण बता रहा है, उसकी लंबाई जितनी होगी वो उतना परिमाण का होगा सदिश। ध्यान से देखेंगे, ये छोटी लाइन है, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों प्लस क्यू के कारण जो यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा EB वो ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस क्यू की वैल्यू जो जितनी यहां उतनी ही यहां, क्योंकि द्विध्रुव के दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, बस प्रकृति में विपरीत होते हैं, तो इसका अपना प्रभाव ज्यादा होगा। क्योंकि ये नजदीक है, ये दूर है, तो इसका प्रभाव यहां कम, इसलिए इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दूरी ये बनाई जा रही लंबाई वो कम, और इसके लिए ज्यादा, इसके लिए वहां पर ज्यादा। याद रखना। चलो तो EA के लिए दिशा क्या लिखेंगे, P से Q0 खींचेगा A की ओर, तो P A की ओर लिखेंगे। हालांकि पूरी वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा, यहां पर ये स्मॉल k लिख दीजिए। Q माइनस नहीं लगाया जाता, प्रकृति नहीं लगाई जाती क्योंकि सदिश राशि है। Q बीच की दूरी क्या आई है, R प्लस L आई है, इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट में डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन क्या अभी बताया, P से किधर A की ओर, तो P A लिखिए और B ऊपर लगाइए एरो, ये हो जाएगा।
अब ये दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों को जोड़ना है। सदिशों का जोड़ सदिश योग की सहायता से होता है। बच्चों एक चीज याद रखो, अब दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे आगे। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूरा नहीं लिखोगे लैंग्वेज सहित में तो प्यारे बच्चों स्टेप वाइज मार्किंग है। अभी आपने सेंटअप एग्जाम में देखा कि जो 5 नंबर वाला प्रश्न था उसमें लिखा था 2 + 2 + 1। इसका मतलब क्या, 2 नंबर आपके लैंग्वेज के, 2 नंबर आपके डेरिवेशन जो स्टेप चलते जा रहे हो, 1 नंबर जो आप फाइनल फार्मूला लिखोगे। मतलब बहुत सारी, या हो सकता है 1 नंबर राइटिंग का हो। ये बहुत सारे तरीकों से ये नंबर स्टेप वाइज मार्किंग इसे बोलते हैं। अर्थात अगर आपको अब 5 अंक वाला जो प्रश्न हो बच्चों, मान लो न्यूमेरिकल आए, तो न्यूमेरिकल में अगर आप फार्मूला लिख दिए, न्यूमेरिकल में आप उस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला 2-3 गो लिख दिए, तो 2 अंक आप अपने मान लेना कि मुझे मिल जाएंगे, 2 अंक मिल जाएंगे। अगर कोई डेरिवेशन आता है, आपको पूरा नहीं आता, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है, ठीक है लिखी, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको 70 में 65+ तो लाना ही लाना है। हो सकता है 2-3 प्रश्न ना आए, कुछ बच्चे 60+ पहुंचेंगे, कुछ बच्चे 55+ पहुंचेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहे हमेशा से है कि आप 85+ नंबर, 88, 93, 97, 91, 95, अगर इस अंक में आप आते हो तो मेरे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी भैया। 98, 99 और जो 100 में 100 आ गया तो वो तो बहुत बढ़िया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं मानूंगा कभी कि जो 100 में 100 भैया ले आया, इसका मतलब कि 100 में 97 जो पाया है उसने मेहनत कम की होगी, मेहनत किया होगा, हो सकता है वो दिन उसके लिए अच्छा ना हो। वन डे कैन नॉट डिफाइन योर गोल, योर अचीवमेंट, योर सक्सेस। ये एक दिन से नहीं मिलता है। हो सकता है उस दिन उस बच्चे का दिन थोड़ा सा सही से पढ़ ना पाया हो, या वो बात एग्जाम हॉल में याद ना आ रही हो, तो ये चीजें हैं, समझ गए। तो इस वजह से मेहनत आपको करनी है और ये चीज तरीके अपनाने हैं। आपको बताऊंगा एग्जाम के पहले कि आपको लिखना क्या क्या होगा या कैसे लिखना होगा। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बाबू? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहेंगे ई नेट। ई नेट, नेट का मतलब समझ रहे हो, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर लगाओ, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात प्यारे बच्चों EB + EA इन दोनों के योग के बराबर। EB + EA इन दोनों के योग के बराबर होगा। सर जोड़ दीजिए ना डायरेक्ट, ना गलती मत करना। अगर जोड़ दिया कि EB और EA डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं ये सूत्र ही नहीं आएगा। अभी देखना आएगा EB - EA, ठीक है, EB - EA आएगा। एक सेकेंड बाबू, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सर हम खुद से बना लिए, वेरी गुड। देखिए ई नेट EB + EA। अच्छा आप कैसे करोगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके मन में, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा बाबू। मैं कतई नहीं भागूंगा, आपको वो चीज एक्सप्लेन कराऊंगा। सदिशों का योग जो होता है ना, सदिशों का योग, सदिशों का योग अगर प्यारे बच्चों अदिश योग होता, इसको आपको लिखना नहीं है, मैं इसको अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। ये आप बिल्कुल मान लीजिएगा कि गुरुजी जो यहां पर पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये इसके नीचे जितनी भी बात मैं करूंगा जरूरी नहीं है कि ये आप एग्जाम में लिखो, समझाने के लिए। सदिशों का योग जो होगा वो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना कि जैसे वेक्टर R लिखा हुआ करता था, वेक्टर A + वेक्टर B, ये 2 सदिश A और B को जोड़ना है। तो सदिश का इस R का अगर परिमाण निकालना है तो हम लोग जानते हैं R का परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण इसका R का, तो इन दोनों के लिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे भैया, A² + B² + 2AB cos θ।
कॉस थीटा। यहां आर की जगह है ई, ए और बी की जगह है ई बी और ई ए, बस इतना फर्क है। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैं आर की जगह लिख लेता हूं ई नेट और बराबर में अंडर रूट में सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ऐसे ए स्क्वायर मतलब ई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ई ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मतलब 2eb ई ए cos थीटा। अब ईबी और ईए के बीच का कोण बताओ, तो ईबी और ईए दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब यहां पर थीटा बराबर है 0 डिग्री। थीटा बराबर है यहां पर 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। एक इधर एक इधर, अगर दोनों एक ही दिशा में होते तब 0 डिग्री, एक इधर है एक इधर है, मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण है वो है 180 डिग्री का, है कि नहीं। तो यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यहां वो माइनस लग जाएगा, तो ये बना लेगा ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में ई बी स्क्वायर। कोई इतना डिटेल में नहीं जाएगा, कोई डिटेल में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं फर्स्ट ईयर की पढ़ी है कि फर्स्ट ईयर का आपको लेक्चर पढ़ाया जाए, मैं आपको बता दे रहा हूं। -2 ई बी ई ए कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी, मैंने लिख दिया ऑलरेडी, मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये इस प्रकार से बना अंडर रूट में ई बी माइनस ई ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ये कटेगा, अंडर रूट हट जाएगा, मतलब आएगा ई बी माइनस ई ए। ये प्यारे बच्चों ई नेट का परिणामी जो है उसका परिमाण आया ई बी माइनस ई ए, डायरेक्शन नहीं परिमाण आया। अगर अदिश राशियां होती तो सीधे हम जो लिख देते कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी, कोई भी दो भौतिक राशियां होती तो हम अदिश राशि के लिए जोड़ देते। अदिश राशि में हम लोग ये अपना लेते हैं, लेकिन सदिश राशियों में ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार का योग का नियम लगाना पड़ता है सदिश योग का। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो ई नेट आएगा, है ना, यहां पर लिख देंगे ई नेट का परिमाण ई नेट केवल, अब इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना, बराबर होगा ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए, क्योंकि यहां पर लिख देना क्योंकि थीटा बराबर कितना है 180 डिग्री है। चलो ई बी की वैल्यू लिखो, ई नेट कहां पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ई नेट बराबर ई बी की वैल्यू है के क्यू अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस की जगह पर तो अब ये माइनस है, ई ए की वैल्यू के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही आएगा। जोड़िए, देखो दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू कॉमन है, तो ये आगे मिलेगा, आगे लिख दें, यहां पर लिख दें के क्यू कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप लोग बच्चा पार्टी वहां पर कंजूसी नहीं करेंगे पेज की, वैसे एक ही कॉपी में लिखना होता है, लेकिन फिर भी साफ सुथरा लिखेंगे, गंदा लिखेंगे एकदम पता लगे एकदम पास लिख दिए, नजदीक उसमें बता दिए, एकदम खराब कर दिए। ठीक है, गुरुजी कुछ नहीं पढ़ा हूं, सिर्फ करेक्ट कोर्स से अच्छा नंबर आ सकता है। बाबू बिल्कुल आएगा, मैं विश्वास ही दिला सकता हूं, और आपके साथ में प्रश्नों को हल कर सकता हूं, और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर आनंद सर टारगेट बोर्ड के जान है, हमारे जान है ना, ये बिल्कुल है, हमारी आत्मा आप लोगों में बसती है। हाँ देखिए सर, हम हिंदी का पेपर दे आए हैं, कहीं कहीं सेंटअप एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है और आज ही ले लिया गया है, तो इसीलिए बच्चे जो है देने गए थे। कोई बात नहीं, आपकी परीक्षा की तो तैयारी कल करा ही दी गई थी। ठीक है, हम लोगों का मेन मकसद है बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छे से तैयारी कराना।
ठीक है। और सही समय पर अगर फैसला नहीं ले रहे हो तो गलत बात है। अगर आप लेट कर रहे हो तो लेट होते जाओगे और उन बच्चों से आगे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। यहां पर बच्चों बात करो, के क्यू कॉमन ले लिए हैं, के क्यू बाहर रखिए। अब देखो बराबर के नीचे, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, इतनी स्पष्ट अगर आपने राइटिंग बना दी ना एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। के क्यू के नीचे के क्यू, ब्रेकेट, एकदम स्पष्ट स्पष्ट। अब देखो ये और ये एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रेकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहां जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहां, अर्थात ये बन जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर इस पक्ष में, इधर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ब्रेकेट बंद हो जाएगा। अब ब्रेकेट ऊपर वाला खोलेंगे, जो दोनों ब्रेकेट लिखे हुए हैं इनका ओपन करेंगे, तो यहां पर लिखेगा के क्यू, ब्रेकेट बनाएंगे, वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू लिखना ऊपर वाली स्टार्ट करेंगे। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यही तो लिखेंगे। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये वाला माइनस भी इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसके चिन्हों को बदलता जाएगा। अब इतने समझदार हो, इंटर में हो ना, तो मैं डायरेक्ट ये काम कर रहा हूं। होता है a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, पहले मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं a स्क्वायर। फिर होता है प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस का l स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab होता है मतलब ये माइनस 2rl। लेकिन ध्यान से सुनो, ये माइनस जब जाएगा ना तो ये दोनों प्लस में होते हैं, इनको माइनस कर देगा। जब ये माइनस वाला, ये माइनस में रहता है, लेकिन ये अंदर जब इसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस कर देगा। इस प्रकार से हो जाएंगे चिन्ह। ब्रैकेट बना दीजिए, बंद कर दीजिए। अब ये देखो, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर a और b माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इस टोटल का क्या कर दीजिए, इस टोटल का भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब जरा देखिए यहां पर कौन किसको काट पीट रहा है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको मिला 2rl 4rl मिलेगा। भैया देखो 2rl कितनी बार है, 2 बार है, तो आप इसे लिखोगे के क्यू, मत भूलिएगा के क्यू, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2 गुणे 2rl। भैया 2rl 2 बार, तो 2 गुणे 2rl लिख दिया, कोई बात नहीं। बटे में आर स्क्वायर माइनस ये जो लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर नहीं, क्या लिखा हुआ है, माइनस एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर ऐसे लिखना है। यहां पर वही लिख दे रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कोई बात नहीं। अब यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि प्यारे बच्चों एल का मान जो है ना वो आर से बहुत छोटा होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश है वो एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं, बहुत पास में होते हैं, बहुत पास में होते हैं। इसलिए आर की तुलना में ये जो आप यहां पर दूरी देख रहे हो, ये जो दूरी देख रहे हो मध्य बिंदु ओ से आर, इसकी तुलना में एल जो है ना वो बहुत छोटी दूरी, एल बहुत छोटी दूरी है, तो एल स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, अरे भैया अगर 0.02 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 0.02 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 2 3 4 3, ये वैल्यू आएगी। बताओ ये और छोटा हो गया कि नहीं, क्योंकि 0.02 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। उस स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने घातों से 2 बार उसी संख्या से गुणा करा दिया, तो 0.02 से भी और छोटा हो गया 0.0004। बताओ कितना छोटा हो गया। इसीलिए अगर ये स्क्वायर वाली वैल्यू है ये तो बहुत छोटी हो जाएगी। यहां पर इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि यहां आर जो है इज ग्रेटर देन एल, ऐसा लिख दो, आर बड़ा है एल से, तब आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर।
एल स्क्वायर से आर स्क्वायर तो और बड़ा होगा, बड़ी संख्या का वर्ग करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, मतलब एल स्क्वायर है ही नहीं, एकदम सूक्ष्म है, इतना छोटा है ये एल स्क्वायर कि इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। तो उस एल स्क्वायर को हम यहां पर छोड़ ही देंगे। यहां पर बाबू स्क्वायर जरूर लगा देना, देखना एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, 2 को छोड़ दिए, हाँ बिल्कुल यहां स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या मिलेगा, ए क्यू ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर जो प्यारे बच्चों 2 आर एल लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 आर एल, थोड़ा सा यहां पर चेंज करते हुए लिखेंगे, के लिखा हुआ है, अंदर हम क्यू का गुणा करा रहे हैं, मतलब गुणा क्या, ये क्यू को बस अंदर लिख रहे हैं ब्रैकेट में, तो ये लिखेंगे 2 इंटू क्यू इंटू 2 आर एल, ये लिख दिए, मतलब क्यू को जो यहां लिखा हुआ था उसको अंदर कर दिए, बटे में आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, इस जगह पर होल स्क्वायर, मतलब यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर बचा, ब्रैकेट बंद, एल स्क्वायर तो हट गया। अब बताओ यहां पर क्या मिला आगे, यहां पर आगे क्या मिला, 2 इंटू क्यू इंटू एल, 2 क्यू एल होता है पी, क्या होता है, पी होता है कि नहीं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं के ब्रैकेट में 2 क्यू एल की जगह पी, पहले लिख दो 2 आर इंटू पी, भाई क्यू इंटू 2 एल, इसकी जगह पर पी लिख दिए, 2 आर लिखा हुआ है 2 आर लिख दिए, यहां पर ये आर की पावर 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 इंटू, बंद कर दिया। अब ध्यान से देखो कौन कट रहा है भैया, एक आर की पावर से कटेगा तो यहां 3 बचेगा, यहां पर आप इसका स्पष्टीकरण दे देना, यहां पर P इज इक्वल टू आपने क्या किया है, Q इंटू 2L की वैल्यू रखी है, Q इंटू 2L की वैल्यू को रिप्लेस किया है, ये है। अब आगे क्या आएगा, थोड़ा सा छोटा कर दें क्या, यहीं लिख दें, यहीं पर ये पूरा डेरिवेशन कर दें, कोई बात नहीं, हम यहीं पर करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। एक मिनट, रुक जाओ देख लेते हैं, सब कुछ सही रहेगा, परेशान नहीं होना, बस मैं इसी जगह पर लिख दूंगा, हाँ बहुत अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अब वैल्यू बची है के 2p अपान में आर क्यूब, ये मिला यहां पर, ये बराबर के निशान के नीचे बराबर ही है लगभग थोड़ा सा, है क्योंकि थोड़ा सा स्थितियां हमने बदली हैं, ये यहां से बच्चा पार्टी आ जाएगा, बच्चा पार्टी ई नेट बराबर, हाँ लिख दे रहा हूं, ई नेट बराबर के, देखो है के और इनटू में 2p अपान में ये क्या आर क्यूब, यही प्यारे बच्चों डेरिवेशन हो गया, इतने न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को एक प्रकार से और लिख सकते हो, या ई नेट बराबर के की वैल्यू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के 2p अपान में आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैल्यू भी लिख सकते हो एग्जाम में, यहां तक लिखना ही है आपको। अब बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत, कहीं किसी को किसी भी डेरिवेशन में यहां तक दिक्कत हुई हो तो बताओ, और यही प्यारे बच्चों आपका फाइनली अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। जब हम निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं तो उसमें P अपान में आर क्यूब आता है, अगर हम, हाँ
ठीक है, समझ में आ गया? नो सर। चलो, तो ये आपका एक डेरिवेशन ये हो गया बाबू पूरा अच्छी स्थिति में, और एक डेरिवेशन ये हो गया। ठीक है, एक डेरिवेशन आपका ये हो गया, मैंने रिपीट भी कर दिया। और दूसरी चीज, कल गॉस की थ्योरम और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, समझ गए? तो एक डेरिवेशन ये हो गया, और जिसको निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पढ़ना है तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। कहां पर? तो वो YouTube पर फुल कोर्स वाले में वीडियो पे पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था प्रश्न, इसके उद्देश्य से यहां पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की चर्चा होगी क्रैश कोर्स में जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, 60 दिन में कोई सिलेबस नहीं खत्म होता है। ठीक है, समझ गए? तो प्यारे बच्चों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। हाँ, कल पढ़ के आना जरूर गॉसियस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, अर्थात गॉस प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। मैं उसके अनुप्रयोग और गॉस प्रमेय दोनों चर्चा करूंगा। डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, लेंथी था लेकिन एक एक चीज को मैंने स्पष्ट करके लिखा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहे, मस्त रहे और दूसरों को अपनी तरफ से खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जो बोलने वाले हैं दुनिया को बोलते रहने दीजिए, अपना काम ईमानदारी से करिए। कर्मणे बाधिका रस्ते मा फले उसके दाचन मा कर्म है फल तुर्भु माते संगोस्तव कर्मणि। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।